Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of January 2022. तो 29 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि स्टैटिक के लिए हम एक नया चैनल बनाएंगे जिसमें हम स्टैटिक कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो कल चैनल को हमने बना दिया है, आज से उसमें कंटेंट डालना भी हम शुरू कर देंगे। तो अगर आप में से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दी हुई चैनल की, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। एक बहुत ही बड़ी हिम्मत हमने की है स्टार्ट करने की स्टैटिक कंटेंट को, क्योंकि कोई भी चैनल आपको स्टैटिक कंटेंट इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करेगा जितने क्लैरिटी से, जितने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। एंड दैट विल बी इट। अगर आपने एक बार अच्छे से उसको कंटेंट को पढ़ लिया तो उसके बाद आपको उसके बारे में अलग से कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज माई पर्सनल प्रॉमिस टू यू। सो आई होप यू पीपल विल गिव योर सपोर्ट, फुल सपोर्ट टू अस, एंड प्लीज डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। उसमें कंटेंट आज से डलना शुरू हो जाएगा स्टैटिक चैनल पे। आई होप यू पीपल विल बी देयर। एंड जो करंट अफेयर्स का जितना भी पार्ट है हम यहीं इसी चैनल पे करेंगे। और एक और चीज़ चैनल पे मैं करने वाला हूँ, जैसे द हिंदू हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। द हिंदू के साथ साथ अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस का कोशिश करूँगा कुछ आर्टिकल्स लेकर के आऊँ, और योजना, कुरुक्षेत्र, जो भी करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा हम टेम्स IAS इसे द एग्जाम्स मेड सिंपल पे करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों चैनल्स पे आप बने रहिए, बी विद अस एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग अस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी हैं और उसके सामने कुछ जगहें दी है, उसके आगे उनकी कंट्री लिखी है। आपको बताना है कि क्या ये करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है, जैसे अशगाबाद लिखा है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा लिखा है दुशानबे तजिकिस्तान, और तीसरा लिखा है अलमाटा उज्बेकिस्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, दुशानबे तजिकिस्तान, अलमाटा आपका उज्बेकिस्तान। तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन से बताने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है, कि इनमें से कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स माइट लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा सकती हैं। पहला है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दूसरा है टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तीसरा है हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 ओनली, या 1, 2 एंड 3 ओनली। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लाई ऐश के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, फ्लाई ऐश एग्जिबिट सीमेंटियस प्रॉपर्टीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग प्लांट। तीसरा कह रहा है, फ्लाई ऐश पार्टिकल्स आर नॉट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, दे आर नॉट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, या 1, 2 एंड 3। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। अब एक एक करके मैं आंसर्स तो आपको बताऊंगा, लेकिन आई होप कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स मुझे बताएंगे। पहला सवाल जैसे कि है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो जैसा कि अशगाबाद लिखा है तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल सही मैचिंग है। दुशानबे लिखा है तजिकिस्तान, बिल्कुल सही मैचिंग है। अल्मा-अटा लिखा है उज्बेकिस्तान, बिल्कुल गलत मैचिंग है। क्यों? क्योंकि अल्मा-अटा आपका कजाकिस्तान वाले रीजन में है, ना कि उज्बेकिस्तान में। तो ये तीसरा गलत हो गया। 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट वन। आंसर होगा बी, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 था कि इनमें से कौन सी चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी। अब जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, और उसके लिए उसको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो पहला जो है वो बढ़ाएगा बिल्कुल। दूसरा लिखा है टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन में तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी करती है। गवर्नमेंट तो पैसा बल्कि मार्केट से और खींच लेती है ना। तो दूसरा बिल्कुल गलत होगा। तो सेकंड हट गया। सेकंड हटते ही आपका आंसर बचा क्या? 1 ओनली। तो सी विल बी द आंसर फॉर दिस, है ना। तो तीसरा भी बिल्कुल नहीं है। तो आंसर होगा क्या? 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लाई ऐश एग्जिबिट सीमेंटियस प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है। दूसरा है, फ्लाई ऐश इज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग प्लांट्स, ये भी सही है। तीसरा है, फ्लाई ऐश इज नॉन टॉक्सिक, ये गलत है।
फ्लाई ऐश टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट होता है, ये इसलिए गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दीज आर दी आंसर्स। नाउ लेट मी शो यू वन मैप ऑल्सो फॉर टुडे। मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसी का मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सबसे पहले आप ये उज्बेकिस्तान वाले देखिए, बीच में जो उज्बेकिस्तान का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एक ताशकंद की जगह दिखेगी, ये देखिए ताशकंद दिख रहा है। ये आपको उज्बेकिस्तान में ताशकंद दिख रहा है ना। उज्बेकिस्तान में आपका समरकंद दिखेगा, जहाँ से लिखा था कि बाबर वहाँ से आया था ना, जब बाबर था उज्बेकिस्तान समरकंद से ही आया था, है ना। तो उज्बेकिस्तान में आपको ये ताशकंद और समरकंद दिख रहा होगा। और एक बुखारा नाम की जगह दिख रही है, बुखारा। तो उज्बेकिस्तान की 3 जगह फेमस है, ताशकंद, समरकंद और बुखारा, ठीक है ना। और तुर्कमेनिस्तान में आपको अशकाबाद दिख रहा होगा, देखो तुर्कमेनिस्तान है ना, ये नीचे पर्पल कलर का, तो तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन में आपको अशकाबाद दिख रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अजरबैजान में आपको बाकू दिख रहा होगा, अजरबैजान में बाकू एक इंपॉर्टेंट जगह है। कजाकिस्तान, अब ये जो ऊपर कजाकिस्तान है उसमें अक्टोबे, नूर सुल्तान, और यहाँ जहाँ अलमाटी लिखा है ना, यहाँ पे अलमाटा, यही है, यहाँ पे अलमाटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, अलमाटा यहीं पे है कजाकिस्तान में। जहाँ पे अलमाती लिखा है ना, अलमाटी, इसके यहीं पे साइड पे यहीं पे आपका अलमाटा है, याद रखिए। कजाकिस्तान में कारागांडा और नूर सुल्तान याद रखिएगा, और अक्तोबे और अलमाटा ये आपको दिख जाएगा, है ना। फिर ये किर्गिस्तान में, मैप में मैं आपको किर्गिस्तान में दिखाना चाहता था, ये आज क्वेश्चन में नहीं था। किर्गिस्तान में आपको बिश्केक दिख रहा होगा, यहाँ पे भी अभी रिसेंटली सबमिट हुआ था, तो किर्गिस्तान में आपको बिश्केक दिख रहा होगा। ओश यहीं पर है, बिश्केक यहीं पर है। नीचे तजिकिस्तान है, वहाँ पे दुशानबे दिख रहा है ना, तजिकिस्तान में दुशानबे दिख रहा होगा। और ये मज़ार शरीफ और ये सब कहाँ पर, ये तो आपका अफगानिस्तान में है। मज़ार शरीफ हो गया, कंदहार हो गया, हेरात हो गया, काबुल हो गया, ये आपका कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और दिस इज द पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तजिकिस्तान में दुशानबे, और किर्गिस्तान में बिश्केक, और उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, और फिर ये वाले पार्ट आपको याद रखना ही है। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा पार्ट बना है, अशकाबाद आपको होता है, तुर्कमेनिस्तान में अशकाबाद, ये सिटीज जरूर याद रखना, इसमें कुछ भी पूछ लेगा। अलमाटा कजाकिस्तान, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस अ ईयर सस्पेंशन ऑफ 12 महाराष्ट्र बीजेपी एमएलएज। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था, महाराष्ट्र के 12 एमएलए जो थे वो सस्पेंड चल रहे थे। अब आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन जो हुआ था वो रेजोल्यूशन के थ्रू हुआ था। 5 जुलाई 2021 मतलब एक महाराष्ट्र असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें 12 बीजेपी एमएलए जो थे उनको मिसबिहेवियर के कारण उनको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। एंड नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इट वाज हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सब्सटेंटिवली इलीगल एंड इरेशनल, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 साल तक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए को हटा करके रखो, सस्पेंड करके रखो, मतलब आपने तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा खराब हो गया ना, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 6 महीने में इलेक्शन तो हो जाता, बट अगर आपने इसको इस तरीके से सस्पेंड कर दिया है तो यहाँ पे तो बंदे का ना वहाँ पे री इलेक्शन हो सकता है, ना बाई इलेक्शन हो सकता है, और वो कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगी। और हर कंस्टिट्यूएंसी का राइट है बेसिकली टू बी रिप्रेजेंटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो राइट ही आपने एक तरीके से छीन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि a legislator could not have been suspended beyond the tenure of that session. उस सेशन के टेन्योर से ज्यादा आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये चीज कही है कि किसी भी आप एमएलए को उस सेशन के टेन्योर से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते, है ना। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ें बोली कि 1 ईयर सस्पेंशन इज वर्स देन एक्सपल्शन, डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन इवन, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें भी होती तो कम से कम हाउस वहाँ पे उनका बाई इलेक्शन ये सब करा सकता है, दोबारा मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव को ला सकता है। लेकिन आपने इस तरीके से सस्पेंड कर दिया, ना कुछ आ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, ना रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी हार्श, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। एंड इसी तरीके का रेजोल्यूशन दस द इम्पंग्ड रेजोल्यूशन इज अनरीजनेबल
अनरीजनेबल, इरेशनल, आर्बिट्ररी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा रेजोल्यूशन जो था ये इरेशनल था। सस्पेंशन बियॉन्ड द रिमाइंडर पीरियड ऑफ ऑनगोइंग सेशन वुड नॉट ओनली बी ग्रॉसली इरेशनल measure but also violative of the basic democratic values owing to unessential deprivation of the member concerned and more importantly the constituency would remain unrepresented in the assembly। तो ये इनका जो जस्टिस एम खानविलकर है इनका कहना है कि भैया अगर आप इस तरीके से करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अनरिप्रेजेंटेड चल रही है असेंबली में उसका क्या होगा, ये उसका भी अधिकार है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन SC/ST कोटा इन प्रमोशंस। कोर्ट, अब कोर्ट ने जो बॉल है वो स्टेट्स के कोर्ट में डाल दिया और कहा है कि स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन द SC/ST कोटा एंड प्रमोशन, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मैं एक एक करके आपको चीजें बताता हूँ। देखो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस भी आपको जानने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट कुछ एक क्रोनोलॉजी। जितना मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप जानते रहोगे तो आप किसी भी दूसरे बंदे से ज्यादा जानोगे और आपको यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए और उन चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आ भी सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे मेजर चार बातें की हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे की। पहली जो चीज है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ले डाउन एनी यार्डस्टिक टू डिटरमाइन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि हम कोई यार्डस्टिक या हम कोई पैरामीटर नहीं बनाएंगे जिससे कि आप ये पता कर पाए कि क्या SC/ST कम्युनिटी का वो व्यक्ति एडिक्वेटली या इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये सेंटर का काम है कि वो देखे कि SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी कैन नॉट ले डाउन एनी यार्डस्टिक। हम एग्जीक्यूटिव के काम में इस तरीके से वो नहीं करेंगे कि उनको एक ही चीज बताएं। ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो डिटरमाइन करें कि क्या SC/ST कम्युनिटी के लोग अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग कैडर्स में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं। दूसरा इन्होंने कहा है कि स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा रिगार्डिंग एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा उन्होंने कहा है कि स्टेट्स जो है स्टेट इज ऑब्लिगेटेड, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, दैट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा। उसको कलेक्ट करना है क्वांटिफाइबल डेटा रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि आपको पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि एडिक्वेट नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है एडिक्वेट नंबर तब तो आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे, बट अगर एडिक्वेट नंबर हुआ तो आप उनको नहीं प्रोवाइड करोगे, है ना। तो ये चीज है। तीसरा उन्होंने कहा कैडर शुड बी द यूनिट फॉर एलोकेशन फॉर कलेक्शन फॉर क्वांटिफाइबल डेटा फॉर रिजर्वेशन। मतलब उन्होंने कहा कि जब आप डेटा देख रहे हो कि कितना रिप्रेजेंटेशन है कितना नहीं, तो इनके इसमें उन्होंने कहा कि आप कैडर वाइज देखिए, मतलब ग्रुप ए सर्विस का देखिए, ग्रुप बी सर्विस का देखिए, कैडर वाइज आप डेटा देखिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही डेटा कलेक्ट करिए। फॉर दैट कलेक्शन कैन नॉट बी विद रिस्पेक्ट टू द इंटायर क्लास और इंटायर ग्रुप। कलेक्शन जो होगा डेटा का वो पूरे क्लास के रिगार्डिंग नहीं होगा, पूरे ग्रुप के रिगार्डिंग नहीं होगा। इट शुड बी कैडर बेस्ड, है ना। इट शुड बी रिलेटेबल एंड ये इट शुड बी कैडर बेस्ड। कैडर शुड बी द यूनिट फॉर कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि कैडर शुड बी द यूनिट फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मतलब इट वुड बी मीनिंगलेस इफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज विद रिस्पेक्ट टू द इंटायर सर्विस। मतलब अगर पूरे इंटायर सर्विस के हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे तो मतलब सही नहीं रहेगा। कैडर बेस्ड आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैडर बेस्ड आपको डेटा कलेक्ट करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि कितने परसेंट SC रिजर्वेशन है, कितने परसेंट ST है, कितने परसेंट क्या है ना। तो इस बेसिस पे आपको देखना है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं है। फिर इन्होंने कहा है कि जो नागराज जजमेंट ऑफ 2006 है, इट वुड हैव एन प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि जो नागराज जजमेंट 2006 में दिया था, एक M नागराज केस था, बहुत फेमस केस है 2006 का, जिसमें 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड भी किया गया था। तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। इट वुड बी हैविंग अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर कट कर दिया है कि इसका आगे आने वाले जब से ये है कोई स्टेट डिसाइड करता है उसके बाद से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा। मतलब कि 4 साल पहले 10 साल पहले के लोग आके नहीं बोल सकते कि भैया हमको भी प्रोवाइड करो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये बेसिकली 4 बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2 केसेस हैं, एक है जर्नैल सिंह केस है, जर्नैल सिंह का बहुत फेमस केस है, और दूसरा है एम नागराज केस, ठीक है ना। जर्नैल सिंह और एम नागराज केस है, दोनों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 2006 में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। 2006 में कौन सा केस आया था? इन 2006 देयर वाज अ वेरी फेमस केस, एम नागराज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस. In this case, the Supreme Court, a constitutional bench, upheld the constitutional validity of 85th Constitutional Amendment Act. तो in that moment, जब 2006 का नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2006 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी थी. The apex court in Nagaraj laid down conditionalities such as collection of data on inadequacy of representation. तो उसी केस में इन्होंने ये कह दिया कि भैया कंडीशनलिटी डाल दी कि कलेक्शन ऑफ डेटा करो और ये देखो कि क्या इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आर दे इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना. एंड ओवरऑल जो एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की वो नहीं खराब होनी चाहिए, ठीक है ना. एंड यहाँ पे क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट उन्होंने हटा दिया था वाइल कंसीडरिंग रिजर्वेशंस इन प्रमोशन, रिमूविंग द क्रीमी लेयर्स वाइल कंसीडरिंग द रिजर्वेशंस इन प्रमोशन. तो ये 2006 के केस में ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हुई. एक तो उन्होंने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वो कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया. देन एपेक्स कोर्ट ने कहा कि कंडीशनलिटी डाली कि भैया कलेक्शन ऑफ डेटा करो और इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का पता करो. इसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी का उन्होंने बोला, दे रिमूव्ड द क्रीमी लेयर कांसेप्ट व्हाइल लुकिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है ना. फिर इसके बाद 2018 में एक बहुत फेमस 5 जज बेंच आया जर्नैल सिंह केस में. इट आंसर्ड द रेफरेंस होल्डिंग द 2006 जजमेंट इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस to be wrong to the extent that it has stated that quantifiable data showing backwardness of SC/ST was necessary for giving a reservation in promotion. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इट स्टेटेड दैट क्वांटिफाइबल डेटा, मतलब क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो टर्म ऐड किया गया 2018 में, है ना. एंड इट सेड दैट क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ SC/ST वाज नेसेसरी फॉर गिविंग देम रिजर्वेशन इन प्रमोशन. एंड विद दिस क्लैरिफिकेशन द 5 जजमेंट टर्न डाउन द प्ली टू रिफर नागराज डिसीजन टू अ 7 जज केस. इसके बाद उन्होंने 7 जज केस को रिफर नहीं किया और ये कहा कि नहीं, क्वांटिफाइबल डेटा इज अ नेसेसरी कंडीशन. क्वांटिफाइबल डेटा इसीलिए गवर्नमेंट को क्या है, कलेक्ट करना पड़ेगा क्वांटिफाइबल डेटा. तो एक्चुअली ये क्लैरिफिकेशन था एम नागराज केस का. दिस वाज अ क्लैरिफिकेशन. अब वहां पे उन्होंने क्या किया था, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा था, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. यहां पे उन्होंने कहा कि क्वांटिफाइबल डेटा. तो जर्नैल सिंह केस का अपना अलग महत्व है, वो एक क्लैरिफिकेशन है एम नागराज केस का. एम नागराज केस में उन्होंने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मतलब कि एक्सेप्ट किया था, अपहेल्ड किया था, बट यहाँ पे उन्होंने 2018 में उसका क्लैरिफिकेशन दिया था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप इन गुरुग्राम. तो इंडिया का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एज ऑफ नाउ है, दैट हैज बीन सेटअप इन गुरुग्राम. इट विल बी एबल टू चार्ज 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राउंड द क्लॉक. लगभग 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक साथ यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं. तो इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विद 100 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर 4 व्हीलर्स हैज बीन कमीशन्ड इन सेक्टर 52 गुरुग्राम. तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक की बात है, तो बाकी फ्यूचर में अगर ये चेंज होता है तो उसको हम देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस विल बी द लार्जेस्ट वन. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं. टाइगर इन्यूमरेशन बिगिंस एट BRT रिजर्व. तो ये BRT रिजर्व क्या है, इसका नाम और लोकेशन आपको बतानी थी मुझे. तो टाइगर इन्यूमरेशन अंडर वे है एट बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. अगर आपसे कोई पूछे कि बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व या BRT टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इट इज इन कर्नाटकाज चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट. याद रखिएगा, कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये लोकेटेड, ठीक है ना. BRT यानी कि बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है ना. पूछ सकता है यूपीएससी, ऐसा पूछता भी है, ढूंढता रहता है इन सब ऐसी चीज़ों को यूपीएससी भी. To the poll booth with no donor knowledge. Now this is a very important article written by Suhrit Parthasarathy. Important article है, थोड़ा चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उन पे ध्यान देना. जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ केवल उतनी लिख लो, उतने में आपको हो जाएगा. सबसे पहली बात तो आप लिख लो कि यहाँ पे ऑथर जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट ये आर्टिकल लिखा है. ऑथर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज वेरी मतलब प्रोवाइडिंग मच एनोनिमिटी
एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। किसको एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है? टू द डोनर्स, मतलब डोनर्स के नाम पे एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। एंड पीपल आर नॉट एबल टू नो हु इज डोनेटिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, है ना, पीपल आर नॉट नोइंग हु इज डोनेटिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। सो दिस इज रेजिंग मेनी क्वेश्चंस, दिस इज रेजिंग मेनी क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल वो पैसा आ कहाँ से रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट मनी, इज दैट ब्लैक मनी, दैट माइट बी ब्लैक मनी ऑल्सो ना, है ना। इफ यू डोंट नो द सोर्स ऑफ अ मनी देन दैट मनी कैन बी द ब्लैक मनी, सो दैट इज ऑल्सो अननोन। नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स जो कि और ज्यादा डाउट को बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर टू थिंग्स विच द गवर्नमेंट डिड। पहला ये था कि कॉर्पोरेट्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द कॉर्पोरेट्स दैट दे कैन नॉट डोनेट मोर देन 7.5% ऑफ देयर प्रॉफिट, दे कैन नॉट डोनेट मोर देन 7.5% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट ओवर द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग 3 years। पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा वो डोनेट नहीं कर सकते थे। बट दिस कैपिंग हैज बीन रिमूव, तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दैट कैपिंग एज वेल। तो मतलब उनको एक तो अनलिमिटेड पैसा मिल रहा है और कॉर्पोरेट्स अटैच्ड है, तो एक तरीके से क्रॉनी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा केस बनता है। क्रॉनी कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि जब कैपिटलिस्ट जो है वो इस तरह से पॉलिटिशियंस के साथ और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इलेक्शंस में इंटरफेयर करना शुरू कर दे और उसका नेक्सस बना ले, है ना, क्रॉनी कैपिटलिज्म कहलाता है। जब बिजनेस और पॉलिटिक्स एक नेक्सस बना लेती तो उसको क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये जो 7.5% का रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। दूसरा जो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक और चीज है कि पहले ये बोला जाता था कि कंपनी को कम से कम 3 साल होना पुराना होना मांगता, मतलब कि कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होगी तभी वो डोनेट कर सकती है। बट ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया गया, मतलब कि आज कोई कंपनी पेपर में बनती है और जाकर के वो इलेक्टोरल बॉन्ड में इशू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पहले जो एक लिमिटेशन ये था कि एटलीस्ट 3 years इसका प्रेजेंस होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई। अब कोई भी नई कंपनी, आज पैदा हुई कोई कंपनी है, वो भी जाकर के इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। ये तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है और ये एनोनिमिटी प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है कि कंपनीज अपना ब्लैक मनी भी यहाँ पे पार्क कर रहे हो, ब्लैक मनी का भी बहुत ही सॉलिड केस बन जाता है। और क्यों इस तरह के आपको चेंजेस करने पड़े कि आप उनको टाइम भी नहीं दे रहे हो, आज की बनी कंपनियां भी करें। एंड दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी का तो जो बेसिक फीचर है उसके अगेंस्ट है ये। एंड इफ देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, हाउ कैन यू बी श्योर दैट इट इज क्रेडिबल? इट कैन नॉट बी क्रेडिबल अंटिल अनलेस इट इज ट्रांसपेरेंट। अगर ये ट्रांसपेरेंट ही नहीं है तो भरोसे वाली चीज ही नहीं है। एंड पार्टीज, मतलब कि गवर्नमेंट का ये कहना था कि भैया हमारे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जानना कि कौन कौन है, बट को ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट डिसाइड्स, मतलब देखो, अगर आपने पूरा पैसा अंबानी और अदानी से लिया होगा, मान लो सपोज करो कोई कंपनी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है बाद में फियर और फेवर में जाकर के उसका वो चुकाएं, कर्ज भी तो अदा करेंगी। और कर्ज कैसे अदा करेंगी? बाय मेकिंग पॉलिसीज फेवरेबल टू द कॉर्पोरेट्स, है ना, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने कही है कि भाई क्यों ऐसा है, कितनी अनोनिमिटी आप अलाउ कर रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने कहा है कि भैया आप जल्द से जल्दी डिसीजन लीजिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करवाइए। इवन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और इसको हटाने की जरूरत है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक्शन ले। अगला जो आर्टिकल है वो लिखा है दुष्यंत दवे जी ने। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, बस थोड़ी सी चीजें मैं इस आर्टिकल में मुझे आपको बतानी है। रंजन गोगोई जी का नाम आप सबको पता होगा कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। रंजन गोगोई जी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एंड काफ़ी नाम इनका आया था, काफ़ी उस पर भी आया था इनका कि बहुत फेवर किया इन्होंने रूलिंग पार्टी को, एंड उसका उनको वो भी मिला था, राज्यसभा में इनको सीट मिल गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी। बट अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2021 को एक शो टेलीवाइज किया गया जिसमें उनसे करप्शन के बारे में पूछा गया, करप्शन इन जुडिशरी, जिसमें रंजन गोगोई जी का कहना है कि करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी। इनका कहना देखो क्या था कि करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी एंड करप्शन हैज बिकेम एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ एंड जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। तो यहां पे इनका ये कहना था कि करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, corruption has become an acceptable way of life
एंड जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। तो ये चीज है रंजन गोगोई जी का कहना है कि करप्शन तो भैया जितनी पुरानी सोसाइटी है उतना पुराना करप्शन है, करप्शन एक्सेप्टेबल हो चुका है और जजेस जो है वो आसमान से नहीं उतरते। कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना है वो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यही आर्टिकल जो ऑथर ने यहाँ पे लिखा है उसमें ये कहना चाहता है कि भैया ये तो स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, विच कम्स अंडर आर्टिकल 129, दैट इज द वो आपका आर्टिकल 150 आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 129 क्या है आपका, ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो ये तो स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट हो गया ना, आप तो स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इनके ऊपर बनता है और क्रॉनिक कैपिटलिज्म या इस तरीके का जो करप्शन का एलिगेशन, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर लोगों का भरोसा हट गया तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंट्री टू सर्वाइव, बिकॉज लोगों को अभी भी लगता है चलो ठीक है पॉलिटिशियंस हो सकता है करप्ट हो, बट कोर्ट्स को अपन उस नज़र से नहीं देखते हैं। कोर्ट्स को हमेशा हम बहुत ही प्यारी नज़र से देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं और ये मानते हैं कि वो जो भी डिसीजन लेती है वो सोच समझ के सबका भला सोच करके लेती है। और ऐसे में अगर हमको ये दिमाग में इस तरीके की चीज़ें एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे तो दैट विल बी स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि भैया उनके अगेंस्ट आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। 6% एमएसएमईज ओन्ड बाय एससी एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे महाराष्ट्र ने टॉप किया है इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बनाई गई एमएसएमईज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र हैज टॉप्ड द नंबर ऑफ एमएसएमई, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। और दूसरी चीज लगभग 6% एमएसएमईज जो इंडिया की हैं वो किसके द्वारा है? एससी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा बनाई गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली दो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के स्टेप्स है। पहला तो याद रखिएगा उद्यम पोर्टल है। उद्यम पोर्टल इज बेसिकली पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एमएसएमईज, है ना। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर फैसिलिटेटिंग फुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड enterprise for this purpose will be known as Udyam and its registration process will be known as Udyam registration। तो ये जो MSME है जिसका रजिस्ट्रेशन जब करना चाहे तो उस MSME को उद्यम कहा जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई थी, उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरा है UAM यानी कि उद्योग आधार मेमोरेंडम। उद्योग आधार मेमोरेंडम 1 पेज रजिस्ट्रेशन है फॉर एमएसएमई, ठीक है ना। उद्योग आधार मेमोरेंडम 1 पेज एप्लीकेशन है फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं अकोमोडेटिव अप्रोच। अब अकोमोडेटिव पॉलिसी आपको पता है ना, मैंने कई बार बताया आरबीआई की अकोमोडेटिव पॉलिसी। अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब होता है जब आरबीआई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जाती है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जाती है, मतलब कि वो मार्केट में पैसा डालते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड मतलब कि ग्रोथ को बढ़ाना है। और ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे? जब इंटरेस्ट रेट घटाएंगे और जब आपका मार्केट में पैसा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अकोमोडेटिव स्टैंड ही पता होना चाहिए, है ना। अ सॉर्ट ऑफ आई थिंक डोविश पॉलिसी गलत है, इसको हम डोविश पॉलिसी यानी कि डोविश पॉलिसी भी कहते हैं। वी कॉल इट डोविश पॉलिसी एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आना चाहिए बस। आगे देख लेते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।